गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है 18 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 17 मई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीता राममूर्ति गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रूसी खगोलविदों ने 11 नए सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक यानी एजियंस का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष वेधशाला का उपयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्र आरजी या फिर शॉर्ट में कह सकते हैं SRG। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि CIMS पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 16 मई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा मारियांगेला हंगरिया। तो मारियांगेला हंगरिया ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 को जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हरवंश चावला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस खिलाड़ी को भारत की प्रादेशिक सेना यानी कि TA के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारत की प्रादेशिक सेना पद पर नियुक्त किया गया है और वह ऐसा करने वाले MS धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का संबंध भारत की किस क्रांति से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन से। अगला क्वेश्चन है, केरल में स्थित जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कि थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरे स्थान पर चाइना है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, मदकू द्वीप जिसे हाल ही में नए रूप में देखा गया किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा किस संगठन ने समुद्री जल विलवनीकरण के लिए उच्च दबाव वाले नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली का विकास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। फ्रेंड्स, नैनोपोरस बहुस्तरीय बहुलक झिल्ली को इंग्लिश में हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेरीम नदी किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी ब्राजील। तो हाल ही में चर्चा में रही मेरीम नदी ब्राजील में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं डिटेल्स। हाल ही में एक ब्राजीलियाई सर्फर ने जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी क्षति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मेरीम नदी पर पोरोरोका ज्वार की लहर का इस्तेमाल किया। मेरीम नदी लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और उत्तरी ब्राजील के मारानो राज्य से होकर बहती है। मेरीम नदी अपने पोरोरोका के लिए जानी जाती है, जो एक मजबूत ज्वारीय बोर है जहां समुद्र की लहरें नदी में ऊपर की ओर बढ़ती है।
शब्द पोरोरो का तुपी स्वदेशी भाषा से आया है और इसका अर्थ है महान गर्जना, समुद्र और नदी के पानी के टकराने पर होने वाली तेज आवाज के कारण। देखिए, ज्वारीय बोर तब बनता है जब बढ़ते समुद्री ज्वार नदी के प्रवाह के खिलाफ धक्का देते हैं। अक्सर वसंत ज्वार और सुपरमून के दौरान ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक का उद्घाटन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत में पहली बार खनन क्षेत्र में हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक इस्तेमाल में लाया गया है और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। अदानी ग्रुप ने हाल ही में इस खास ट्रक को रायपुर में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में रवाना किया। यह ट्रक छत्तीसगढ़ के गारे पेलमा 3 कोल ब्लॉक से राज्य के पावर प्लांट तक कोयला ढोने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर होगा नई दिल्ली। तो समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, 15 मई 2025 को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए, यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था और केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग यानी कि DEPWD के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और समावेशन पूरे समाज का साझा कर्तव्य है। इसने दिव्यांगजनों के जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन कौन सा? तो देखिए, जीवन, सीखना और आजीविका। विकलांग व्यक्तियों के लिए दैनिक चुनौतियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के महत्व पर बल दिया गया है। साथ ही इसे और अधिक सुलभ बनाने का आह्वान भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व दूरसंचार दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 17 मई को। तो विश्व दूरसंचार दिवस 2025 17 मई को मनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व दूरसंचार दिवस 2025 17 मई 2025 को मनाया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की 160वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। देखिए, इस साल का जो थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण, यही थीम रखा गया है। ध्यान रखिएगा, इस बार का थीम या विषय जो है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, हर साल जो है 17 मई को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई 1865 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के बाद से 17 मई को पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 ईस्वी में मनाया गया था। अब देखिए, इस बार का जो है लैंगिक समानता को ही केंद्र में रख करके क्यों इसका थीम बनाया गया, क्योंकि विश्व स्तर पर 70% पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं जबकि 65% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। सबसे कम विकसित देशों में केवल 29% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। देखिए, महिलाएं पहुंच, सामर्थ्य, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व में पीछे है। इसीलिए इस बार जो है लैंगिक समानता को केंद्र में रख करके इसका थीम बनाया गया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भारत। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है। तो डिटेल्स देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यानी UN के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर मध्य वर्षीय रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.3 यानी 6.3% की वृद्धि देखेगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार चीन 4.6%, अमेरिका 1.6%, जापान 0.7% और यूरोपियन संघ 1% की मामूली वृद्धि दर से बढ़ेगा। वहीं जर्मनी में -0.1% की नकारात्मक वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है।
इसकी तुलना में भारत में 6.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। तो देखिए, हाल ही में एन.वी. रमन्ना द्वारा नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब लिखी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना नैरेटिव्स ऑफ द बेंच ए जज स्पीक्स नामक किताब लिखी है। इस पुस्तक में व्यवहारिक कार्य में न्यायमूर्ति रमन्ना ने आम आदमी और न्यायपालिका के बीच की खाई को पाटने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसका उद्देश्य न्याय चाहने वालों को सशक्त बनाना है और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों, भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारी संस्थाओं की पवित्रता के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में चाय बागानों के मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा असम। तो हाल ही में असम राज्य में चाय बागानों के मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना शुरू की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, असम राज्य में चाय बागान के मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना शुरू की गई है। असम सरकार ने असम चाय के 200वें उत्सव के अवसर पर एती कोली दूती पाट योजना शुरू की है। अब देखिए, इस योजना के तहत राज्य के चाय बागानों में काम करने वाले प्रत्येक स्थायी और अस्थायी मजदूरों को 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य असम के चाय उद्योग से जुड़े श्रमिकों को सहायता प्रदान करना है, जो भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। अब देखिए, बात हो रही है चाय उत्पादन की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ आंकड़े चाय उत्पादन और निर्यात से संबंधित। देखिए, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, जो वैश्विक चाय उत्पादन में 21% का योगदान देता है। भारत चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है चाय का। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 12% है। ठीक है, असम भारत की लगभग 55% चाय का उत्पादन करता है और यह भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करता है, जो इसे सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी पश्चिम बंगाल। डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया। इस बड़े पैमाने के अभ्यास में पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाने, बख्तरबंद कोर, पैरा स्पेशल फोर्स, आर्मी एविएशन, इंजीनियर और सिग्नल जैसी विभिन्न इकाइयां शामिल थी। इसका उद्देश्य जटिल परिस्थितियों में परिचालन तैयारियों और युद्ध तत्परता का प्रदर्शन करना था। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है, जो संवेदनशील सीमाओं पर भारत की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। तीस्ता प्रहार राष्ट्रीय रक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नल्लामलाई वन या नल्लामलाई फॉरेस्ट में। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा चेंचू जनजाति मुख्य रूप से नल्लामलाई वन क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए, ये क्यों चर्चा में रहा है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में चेंचू आदिवासी परिवारों के लिए उनके रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए 10,000 इंदिरा अम्मा घरों को मंजूरी दी है। चेंचू एक खाद्य संग्रह करने वाली जनजाति है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई जंगलों में रहती है। उन्हें सरकार द्वारा उनके अलग थलग जीवन शैली और कम विकास संकेतकों के कारण विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या फिर पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए, चेंचू तेलंगाना, कर्नाटका और ओडिशा में भी पाए जाते हैं। उनकी भाषा, जिसे चेंचू भी कहा जाता है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और कई लोग तेलुगु भी बोलते हैं। एक चेंचू गांव को पेंटा कहा जाता है, ठीक है, जिसमें झोपड़ियां पारिवारिक निकटता के आधार पर अलग अलग होती है। वे छोटे परिवारों में रहते हैं, जिसमें पुरुष और महिलाओं की समान सामाजिक भूमिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी जापान।
तो हाल ही में खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। अब देखिए क्यों खबरों में था, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए जापान का सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में फटा है, जिससे इसके क्रेटर से 3000 मीटर ऊपर राख का एक बड़ा गुब्बारा उठा है। ठीक है, सकुराजिमा जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और यह कागोशिमा शहर से मात्र 4 किलोमीटर दूर क्यूशु द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अब देखिए यह एक स्टेटो ज्वालामुखी है जो अभिसारी प्लेट सीमा पर लावा और राख की परतों से बना है। ज्वालामुखी कभी एक द्वीप था, यह ज्वालामुखी कभी एक द्वीप था, लेकिन 1914 में एक बड़े विस्फोट ने इसे मुख्य भूमि से जोड़ दिया। यह एरा काल्डेरा के दक्षिणी रिम पर स्थित है और इसकी दो मुख्य चोटियां हैं, एक तो उत्तरी चोटी और दूसरा दक्षिणी चोटी। सकुराजिमा अक्सर राख, पायरोक्लास्टिक प्रवाह, ज्वालामुखी बम और जहरीली गैसों के साथ फटता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लेकर चर्चा में रहा भारतीय जूट निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी कपड़ा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो देखिए हाल ही में जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा में रहा भारतीय जूट निगम कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारतीय जूट निगम हाल ही में किसानों द्वारा संकटग्रस्त बिक्री को रोकने के लिए फसल वर्ष 2025-26 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपये से बढ़ा करके 5,650 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। भारतीय जूट निगम यानी जेसीआई भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इसे जो है 1971 ईस्वी में बिना किसी सीमा के कच्चे जूट के लिए मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया था। अब देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा हर साल एमएसपी तय किया जाता है। अब देखिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने में मदद करता है और मूल्य स्थिरता देता है। इसकी शुरुआत छोटी थी, लेकिन अब इसने 7 जूट उत्पादक राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में अपना नेटवर्क विस्तारित कर लिया है। जूट उत्पादन की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो जूट उत्पादन में जो है भारत का स्थान पहला है। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 56% योगदान करता है। अब देखिए भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में होती है। देखिए जूट का उत्पादन में राज्यों का स्थान अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है जो भारत के कुल जूट उत्पादन का 81% उत्पादन करती है। वहीं बिहार का स्थान दूसरा है, 8.67% है, ठीक है, उत्पादन। और असम का तीसरा स्थान है, 7.78% है, जो भारत की कुल उत्पादन का हिस्सा है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत में कपास के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी दुबई। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। 1963 ईस्वी में स्थापित IIFT वर्तमान में दिल्ली और कोलकाता में अपने मुख्य परिसर चलाता है। यह पहली बार होगा जब संस्थान भारत के बाहर भी अपना कैंपस शुरू करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय उत्पादों और सेवाओं के कुल निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए 12.7%। तो हाल ही में भारतीय उत्पादों और सेवाओं के कुल निर्यात में 12.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में 12.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, जो अप्रैल 2025 में 73.80 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। जबकि पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान
यह आंकड़ा 65.48 बिलियन डॉलर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी काठमांडू। तो हाल ही में 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया है। यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और हिमालय पर इसके प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी गया जी। तो देखिए, हाल ही में ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार स्थित गया का नाम अब आधिकारिक रूप से गया जी हो गया है। राज्य कैबिनेट ने इस नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक शहर गया का नाम अब गया जी ही हो गया है। शहर का नाम बदलने के पीछे बिहार सरकार ने बताया है कि गया शहर विश्व के 2 बड़े धर्मों हिंदू और बौद्ध धर्म के आस्था का केंद्र है, इसलिए यह बदलाव किया जा रहा है। बात हुई है गया की, तो गया के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, गया भारत के बिहार राज्य में स्थित एक नगर है। यह जिला मुख्यालय और बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मगही भाषा यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है और भारत के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में से गया भी एक है। इसलिए यहाँ लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों में इस शहर का ऐतिहासिक महत्व है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। गया 3 और से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरी है, जिनके नाम रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी है। नगर के पूर्व में फल्गु नदी बहती है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। कल वीकली रिवीजन का क्लास होगा फ्रेंड्स, वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।